Hello my dear student, this is Nitesh Vishwakarma and you're all welcome to our YouTube channel The Online Coaching. So today I will discuss about English grammar. What is grammar? तो बच्चों काफी दिनों से आप सभी लोग की फरमाइशें आ रही थी कि सर जल्दी से शुरू कीजिए इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस। तो आप सभी के बीच आ चुकी हैं क्लास 9th और 10th दोनों के लिए क्लास 9th और 10th की इंग्लिश ग्रामर। जी हाँ, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज से आपकी ये इंग्लिश की क्लासेस, इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो बहुत ही मजा आएगा। बहुत ही कम सिलेबस है आपका क्लास 9th और 10th का। जो ग्रामर का पोर्शन है वो बहुत ही कम है और बहुत ही मजे के साथ, बहुत ही आसानी से, टाइम से हम इस चीज को कवर कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है इस ग्रामर पोर्शन में। तो उससे पहले तो आपको यही जानना है कि ये इंग्लिश ग्रामर होती क्या है। तो इंग्लिश ग्रामर में जाने से पहले आपको तो इंग्लिश के बारे में पता ही ना कि इंग्लिश क्या है। अब इंग्लिश के बारे में बताना मतलब क्या है, क्योंकि आप तो जब से आपका जन्म होता है, जब से आप स्कूल जाना शुरू करते हो, तब से आपको इंग्लिश मिल जाती है कि क्या होती है इंग्लिश। तो इंग्लिश क्या होती है बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप ये सब जानते हो। तो यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर पोर्शन जो आपका आएगा, चाहे 9th की भी हो या 10th के, दोनों के लिए वीडियो हेल्पफुल है। चाहे आप 10th में देख रहे हो या 9th में, दोनों के लिए वीडियो, क्योंकि सेम ही है 9th और 10th का जो ग्रामर पोर्शन है, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि आखिर ये ग्रामर क्या होती है, और उसके बाद हम ये जानेंगे कि आपको इस ग्रामर पोर्शन में क्या क्या पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। जिस तरह से आपको 9th और 10th की मैथ समझ में आती है ना, उसी तरह से आपको ये इंग्लिश ग्रामर भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, इंग्लिश ग्रामर को पोर्शन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, आपके सामने है इंग्लिश ग्रामर। तो ये इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहली चीज आती है कि ग्रामर क्या होती है, व्हाट इज ग्रामर। तो व्हाट इज ग्रामर मतलब व्याकरण। ग्रामर को हिंदी में बेटा बोलते हैं व्याकरण। ये व्याकरण क्या होती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से, बढ़िया से। तो चलिए शुरू करते हैं, व्हाट इज ग्रामर। तो मैंने क्या कहा कि जो ग्रामर होता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, व्याकरण। अब यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपसे पूछूं कि जो मैंने बताया कि जो ग्रामर होता है इसी को हिंदी में व्याकरण को इंग्लिश में कह दो, या ग्रामर को हिंदी में व्याकरण कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जो आपके सामने ये व्याकरण वर्ड आया है, ये व्याकरण क्या होता है। तो आपने क्लास 9th में हो या 8th में, या इससे पहले 7th में, 6th में, 4 में आपने व्याकरण पढ़ा है। जी हाँ, अगर आपने व्याकरण नहीं पढ़ा तो जाकर पहले पढ़ दो। अगर आपको हिंदी में पता है व्याकरण क्या होता है, तो आप इंग्लिश में बता लोगे कि ये व्याकरण क्या होता है। तो व्याकरण का मतलब ये होता है कि हम कोई भी चीज जो बोलते हैं वो शुद्ध है या अशुद्ध है। हम कोई भी चीज कहां पर हाँ लगाना है, कहां पे है लगाना है, कहां पे हूं लगाना है, कहां पे क्या लगेगा, इस सब के बारे में जो शुद्ध रूप होता है, एक प्रकार से किसी भी वाक्य को, कोई भी सेंटेंस को शुद्ध रूप में लिखना, या यूं कह लो वो शुद्ध है या अशुद्ध है, ये बताना ही व्याकरण कहलाता है। मतलब अगर हम कोई भी चीज को बता रहे हैं कि ये शुद्ध है या अशुद्ध है, तो हम उसको सिर्फ और सिर्फ हम तभी बता सकते हैं कि वो वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है जब हमने व्याकरण पढ़ा होगा। जी हाँ, जैसे मैं कह दूं कि राहुल जाती है, मैंने बोल दिया कि राहुल जाती है, तो अगर मैंने जैसे ही बोला कि राहुल जाती है, तो ये सेंटेंस आप पकड़ लीजिए, अरे सर जी ये कैसे हो सकता है, राहुल जाता है होना चाहिए। तो यहां पर जो जाति है मैंने बोल दिया, तो आपने पकड़ लिया कि ये जाति, ये क्या है, जाति क्या है बता सकते हो। जाति है मतलब जाना, जाना मतलब क्या होता है, क्रिया। क्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब। तो वर्ब क्या होती है, जो हम काम करते हैं, एक्शन वर्ब। जो हम काम करते हैं वही होती है क्रिया। खाना खा रहा है कोई तो खाना एक क्रिया है, नहा रहा है कोई तो नहाना एक क्रिया है, गा रहा है कोई तो गाना एक क्रिया है, और सो रहा है कोई तो सोना एक क्रिया है, लड़ाई कर रहा है कोई तो लड़ाई करना एक क्रिया है। तो यहां से ये सब कुछ पढ़ रहा है कोई तो पढ़ना एक क्रिया, पढ़ा रहा है कोई तो ये पढ़ना क्रिया है। समझ में आई बात ना, कोई दिक्कत। कोई देख रहा है मेरी वीडियो को, देखना भी एक काम है, तो ये भी एक क्रिया है। तो क्रिया का मतलब ये होता है कि क्रिया के बारे में हमने तभी बताया कि ये गलत है क्योंकि हमने व्याकरण के बारे में पढ़ा है। अगर हमने व्याकरण के बारे में पढ़ा नहीं होता तो हम नहीं बता सकते थे बेटा कि ये राहुल जाती है सही है या गलत है। आपने तभी बता पाया जब अपने व्याकरण को अच्छे से पढ़ा है। अगर आपने व्याकरण को अच्छे से नहीं पढ़ा होता तो भैया आप इस सेंटेंस में मतभेद पैदा नहीं कर सकते थे, इसमें डिफरेंट आप नहीं बता सकते थे। तो ये चीज आप तभी बता पाए जब आपने व्याकरण को अच्छे से पढ़ा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि व्याकरण क्या होता है।
तो व्याकरण को पहले हिंदी में समझो, उसके बाद इंग्लिश में पढ़ना, क्योंकि आप हिंदी मीडियम के हो तो आप कोई भी चीज को हिंदी में ज्यादा अच्छा समझ पाओगे, ये मेरा मानना है। क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश से समझते हैं और हिंदी मीडियम वाले को हिंदी से समझ आएंगे वो चीज को तो ज्यादा समझ में आती है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग की मातृभाषा हिंदी ही है। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि हम लोग को इंग्लिश क्यों नहीं आती, हम लोग को इंग्लिश बोलना क्यों नहीं आता? कभी इसके बारे में सोचा है? आप लोग सिर्फ ये सोच लेते हो, अंदाजा लगा लेते हो कि अमेरिका वाले जो लोग हैं, कनाडा वाले लोग हैं, ये सब पैदा होते ही इंग्लिश बोलने लगते हैं। ऐसा क्यों? अरे बेटा, कभी कभी ठीक उसी तरह से इंग्लिश को बोलना सीख जाते हैं। ये कनाडा या अमेरिका वाले लोग सिर्फ इस वजह से इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं पैदा होते ही, उसी प्रकार से, ठीक उसी तरह से सीख जाते हैं इंग्लिश बोलना जिस तरह से कि हम लोग पैदा होने के कुछ ही महीनों बाद, कुछ ही सालों बाद हिंदी बोलना सीख जाते हैं। बात क्लियर हुई? तो हम लोग के लिए हिंदी बोलना आसान है, उन लोग के लिए इंग्लिश बोलना आसान है। वो लिखना तो दूसरी बात होगी, सिर्फ बोलने की बात हो रही है। तो वो लोग पैदा होते ही उनके यहाँ की जो मातृभाषा है वो इंग्लिश होती है, जिसकी वजह से वहां पे कोई भी हो, चाहे पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, वो इंग्लिश बोल लेगा। और अपने यहाँ ठीक उसी तरह से अपने यहाँ भी हिंदी लोग इसलिए पैदा होते ही बोलने लगते हैं क्योंकि हमारी जो माँ होती है, पहली बात तो एक चीज और भी जान लेना, पहली बात तो ये होती है कि हमारी जो मातृभाषा है वो हिंदी तो होती है, लेकिन अगर आपकी माँ इंग्लिश से बातें करती हैं, आपके घर वाले इंग्लिश बोलते हैं, तो आपके अंदर भी उसका प्रभाव पड़ जाएगा और आगे आपको इंग्लिश ज्यादा आसान लगेगी बोलने में, क्योंकि वहां पर आपके घर वाले सभी लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो एक प्रकार से आपकी जो मातृभाषा हुई, मातृभाषा का मतलब ये नहीं समझ लेना कि सिर्फ हमारी मतलब कि इंडियन लैंग्वेज जो है, ठीक है ना। मातृभाषा मतलब आप यहां पर ये भी कह सकते हो कि माता की भाषा, क्योंकि जब आप सीखते हो तो शुरू आपकी माँ भी आपसे बात करती है। आपकी माँ अगर हिंदी में बात करती है तो आपको हिंदी अच्छी लगेगी, आगे चलकर आपको हिंदी अच्छा लगेगा सुनना और बोलना। लेकिन अगर आपकी माँ इंग्लिश में बात करती है तो आप भी इंग्लिश में ढल जाओगे। बात क्लियर हुई? तो ये होता है मातृभाषा। तो मातृभाषा में आपको ये सीखना है कि अगर आपके यहाँ की, अब मातृभाषा का मतलब इंडियन में समझो कि अगर अपने यहाँ की जो लैंग्वेज होती है वो हिंदी होती है, इस वजह से जब भी कोई बंदा पैदा होता है या कुछ भी हो, उसको कुछ आए चाहे ना आए, वो हिंदी जरूर बोल लेगा, उसे हिंदी बोलना जरूर आएगा। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कि अमेरिका में पैदा होते ही उसे कुछ लिखना आए या ना आए, लेकिन वो बोलना इंग्लिश जरूर सीख जाएगा, क्योंकि वहां की जो मातृभाषा है वो है इंग्लिश और अपने यहाँ की जो मातृभाषा है वो है हिंदी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हिंदी और इंग्लिश समझ में आ गया होगा। अब आज के बाद ये आप नहीं सोचिएगा कि हम लोग को इंग्लिश बोलना क्यों नहीं आता, जबकि अमेरिका वाले इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। तो ठीक उसी तरह से दिमाग उल्टा भी लगाओ आप कि हम लोग को जब पैदा होते तो हम लोग को हिंदी बोलना आता, वो लोग को कहाँ हिंदी आती होगी। बात क्लियर हुई ना? बात क्लियर हुई ना? तो अपने अंदर डीमोटिवेशन तो लाना ही नहीं है, ठीक है ना। तो आपको यही सोचना है कि हम लोग को अगर इंग्लिश नहीं आ रही तो अमेरिका वाले कहाँ हिंदी आ रही है। ये सिंपल है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं व्याकरण को। तो व्याकरण मैंने बताया, तो व्याकरण भाषा का वो रूप होता है जो कि हमें शुद्ध और अशुद्ध लिखने का बताता है। कोई भी चीज शुद्ध और अशुद्ध के बारे में ज्ञान कराता है, वही हमारा होता है व्याकरण। अब आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक के, व्हाट इज ग्रामर। अब इंग्लिश में जानेंगे कि व्हाट इज ग्रामर, ये ग्रामर होता क्या है। तो आपके सामने इसकी डेफिनेशन लिखी गई है कि अ सेट ऑफ रूल दैट टीचेस अस हाउ टू राइट, how to read, how to write and how to speak correctly is called grammar। मतलब कि a set of rules, यानी जो रूल्स होते हैं, नियम का एक ऐसा क्रम, नियम का एक ऐसा सेट that teaches, जो कि हमें सिखाता है how to read, कैसे हम कोई चीज पढ़ें, how to write, कैसे कोई चीज लिखें, and how to write and how to speak correctly, और किस तरह से हम किसी चीज को शुद्ध बोलें, यही हमारा कहलाता है ग्रामर। तो ये सब कुछ के बारे में अगर आपको नॉलेज हो गया तो इसका मतलब कि आपको ग्रामर आती है। अगर आप अच्छे से बोल पा रहे हो, अच्छे से ग्रामर को लिख पा रहे हो, कहां पे वर्ब लगाना है, किसके साथ कैसी वर्ब लगती है, कहां पे किसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कहां पे सेकंड फॉर्म लगेगी, ये सब कुछ आता है, तो ये बात मान लो कि आपको ग्रामर आती है, ठीक है ना। और ग्रामर को जानने के लिए सिर्फ ग्रामर वर्ड काफी नहीं है, ग्रामर के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं जिसके बारे में आप जब अच्छे से डीपली अध्ययन करोगे, अच्छे से स्टडी करोगे, तभी आप जान पाओगे कि व्हाट इज ग्रामर। सिर्फ ग्रामर की डेफिनेशन पढ़ लेने से ही आपको ग्रामर नहीं आएगी, तो इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, मींस हार्ड वर्किंग। तो इस चैप्टर में, इस वीडियो के अंदर हम लोग ये सीखेंगे कि आपके इस सिलेबस में क्या क्या है, आपका जो इंग्लिश का सिलेबस है उसमें ग्रामर पोर्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो वही हम वही तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं।
बात क्लियर हुई या फिर नहीं हुई? तो समझ में आया ना व्हाट इज ग्रामर? तो अ सेट ऑफ रूल्स दैट टीचेस अस हाउ टू रीड, हाउ टू राइट एंड हाउ टू स्पीक करेक्टली, दैट्स कॉल्ड इज ग्रामर। इसी को ग्रामर कहा जाता है। तो हम ग्रामर वो चीज होती है, ये रूलों का एक ऐसा क्रम होता है जो हमें ये बताता है कि किसी चीज को कैसे पढ़ना है, किसी चीज को कैसे लिखना है, किसी चीज को कैसे हमें बोलना है, वो होता है ग्रामर। हिंदी में आप बोल रहे हो, ठीक उसी तरह से इंग्लिश में भी। अगर हम हिंदी में बोल रहे हैं कोई चीज कि ही गो, तो अगर मैंने बोल दिया ही गो, तो अगर आपको ज्ञान होगा इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश के टेंस के बारे में, तो आप तुरंत पकड़ लोगे कि सर ही गो तो कभी होता ही नहीं है, ही गोज होना चाहिए या तो फिर ही वेंट होना चाहिए। रीजन क्यों? क्योंकि आपने ग्रामर पढ़ा है। अगर आपने ग्रामर पढ़ा है तभी आप इस चीज को पकड़ पाए कि भैया सर आप तो ही गो बोल रहे हैं, अब ही गो कैसे हो सकता है ना? ईगो होता है लेकिन ही गो नहीं होता ही गो नहीं होता लेकिन ईगो जरूर होता है। ईगो मतलब जानते हो ना ईगो में? हाँ, तो ही गो मैंने ही गो बोला, ही बोला उसके बाद गो बोल दिया। तो अगर आपके अंदर इस चीज का ज्ञान होगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ही गो क्यों गलत है। मैं बोल रहा हूं ना कि ही गो, मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं यहां पे ही गो, मैंने बोल दिया, पहली बात मैंने यहां पर ये बोल दिया कि ही गो। बताओ ये सेंटेंस गलत है या नहीं? ये मैंने क्वेश्चन मार्क मतलब इसी लगाया है कि सेंटेंस सही है गलत है, आपको ये बताना है, ठीक है ना? बोले क्यों गलत है। और एक मैंने फिर से बोला ही वेंट, अगर ये वाला गलत है या सही है ये भी बताना है। इन दोनों सेंटेंस का क्वेश्चन मार्क है, आपको ये बताना है इन दोनों में कि ही गो गलत है या सही है, और ये ही वेंट सही है या गलत है। ये दोनों आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है? ओके, अब चलते हैं आगे। बाकी मैं बताऊंगा ही, सब कुछ आपको पढ़ाऊंगा, पूरा इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना? तो चलिए, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना, कि मजा आ रहा है या नहीं मजा आ रहा है, ठीक है ना? ओके, चलिए अब आगे शुरू करते हैं। तो इसको इस चीज को आप जानते रहो। अब आते हैं आगे। आगे आता है कि जो आपको इंग्लिश में पढ़ना है, बेटा आपको इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है वो चीज आपके सामने रखी हुई है कि आपको इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है। तो इंग्लिश में बेटा 3 सेक्शन में डिवाइड हो जाता है आपका जो सिलेबस होता है। जी हाँ, आपका जो 9th या 10th, मैं स्पेशली 10th के लिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप 9th में हो तब भी यही काम आएगा, 10th में भी यही काम आएगा, इसलिए मैं 10th बोल रहा हूं, ठीक है ना? ओके, तो यहां पर अगर आप 10th में हो तो जब एग्जाम देने जाओगे तो उसका जो न्यू सिलेबस आया है उसमें जो सेक्शन ए होगा वो होगा रीडिंग का। मैं सिर्फ ग्रामर पोर्शन की बात कर रहा हूं, जो भी इसका लिटरेचर पोर्शन है वो जब भी आपको पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा। फिलहाल अभी इतना जान लो कि ग्रामर पोर्शन से आपका क्या क्या आता है और कितने नंबर का क्या आता है, वो सब कुछ मैं बता दूंगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है ना? तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है ना? क्योंकि न संघर्ष न तकलीफ तो क्या फिर खास मजा है, जिन्हें में बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे उससे। तो हंस तो मुस्कुरा तो रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे, और कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं माथे के पसीने में होती। इसलिए पढ़ाई के दीपक दिल में जला कर तो देखो, माँ बाप के सपनों को तुम सजा कर तो देखो, तुम्हें पढ़ाई से मोहब्बत ना हो जाए तो कहना बस एक बार टीओसी चैनल से दिल लगा कर तो देखो, ठीक है ना? तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो यहां पर मैंने सेक्शन ए में क्या रखा है, रीडिंग का मैंने नहीं रखा है, ये आपका जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग रखा गया है। तो आपका जो सेक्शन ए आता है वो होता है रीडिंग का। अब ये रीडिंग क्या होता है? तो रीडिंग के अंदर सिर्फ एक चीज आपको पढ़ना है जिसका नाम है अनसीन पैसेज। अब ये अनसीन पैसेज क्या होता है? अनसीन पैसेज के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो फिर बेकार बात है, क्योंकि ये भी आपको 9th में रहे होंगे तो आपको 8th में आता है, 7th में भी आता है। एक छोटा सा पैराग्राफ रहता है, इंग्लिश में लिखा होता है, उसको आपको 2-4 बार 5 बार 10 बार पढ़ना है। उसके बाद उसके नीचे कुछ प्रश्न दिए होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर आपको इसी अनसीन पैसेज को पढ़ करके देना होता है। समझ रहे हैं बात को? तो आपको इंग्लिश का ज्ञान होगा, इंग्लिश का आपको ज्ञान होगा तभी आप कर पाओगे। इंग्लिश का मतलब इंग्लिश ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर में खास तौर से आपको टेंसेस का, अगर आपको टेंस के बारे में पता है और साथ में आपको इंग्लिश की जो मीनिंग्स होती हैं वो पता होंगी तो आप इस अनसीन पैसेज को करने में तनिक भी देर नहीं करेंगे और इसका आप पढ़ते जाएंगे, आपको अर्थ समझ में आता जाएगा। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता इसका अर्थ, तो जब आप 2-4-5 बार इसको पढ़ लोगे तो उसके बाद आपको खुद में कुछ ना कुछ तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद जब आप क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ तो आपके माइंड में घूमेगा ही कि हाँ इसमें कुछ, इस स्टोरी में कुछ ऐसा कहा गया है और इस प्रश्न का आंसर कुछ ये होना चाहिए। तो आप उसमें ढूंढने का प्रयास करोगे कि आखिर ये चीज कहां पे है और उसको करने का प्रयास करोगे। ये होता है इंग्लिश ग्रामर का अनसीन पैसेज को करने का तरीका।
तो मैं सब कुछ बताऊंगा, ठीक है ना। इंग्लिश का जो अनसीन पैसेज उसको कैसे करते हैं ये सब कुछ बताऊंगा, लेकिन आप अनसीन पैसेज को बेटा तभी कर सकते हो जब आपको टेंस का ज्ञान होगा। इसलिए आपको इसको पढ़ने से पहले टेंस के बारे में पढ़ाऊंगा, लेकिन टेंस को भी पढ़ने से पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज्ञान होना चाहिए, इसलिए मैं इससे पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताऊंगा। इसलिए आपकी जो नई वीडियो आएगी वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे होगी, जिसमें हमारे जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं सभी को कवर किया जाएगा। उसके बाद टेंस को, उसके बाद एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी है सब कुछ क्लियर किया जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत मजा आएगा। तो अभी तो हम शुरुआत किए हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेक्शन ए रीडिंग, तो रीडिंग में आपको मैंने बता दिया कि अनसीन पैसेज के बारे में आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा कि आखिर ये अनसीन पैसेज होता क्या है। तो अनसीन मतलब ऐसा सीन जो तुमने देखा नहीं है पैसेज का, कोई ऐसा नहीं कि कोई और भी सीन होता है, वो सीन नहीं। यहाँ पे अनसीन का मतलब यही कि ऐसा सीन जो तुमने पैसेज का सीन, मतलब कि जो गद्य और पद्य जानते हो ना, जैसा कि आपका इंग्लिश सॉरी हिंदी में आपका आता है ना, हिंदी में भी आता है ना, गद्य लिखा होता है और पद्य लिखा होता है, उसको पढ़ना होता है, उसके बाद नीचे प्रश्न दिए होते हैं उनको उत्तर देना होता है। तो उसी तरह से ये भी होता है अनसीन पैसेज, जो कि आपके क्लास 10th में आएगा। और ये कितने नंबर का आएगा ये भी बताऊंगा, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि मैं वो चीज लास्ट में रखा हूं और वही तो इंपॉर्टेंट है, कितने नंबर का आता है आपका ग्रामर पोर्शन से। आपको ये सब कुछ देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। आइए अब आगे चलते हैं। अब आपका अगला जो पोर्शन आता है बेटा, दिस इज सेक्शन बी, दिस इज राइटिंग सेक्शन। ये किसमें का सेक्शन है? राइटिंग का। सेक्शन बी में इसमें आपको आएंगे राइटिंग के लिए। राइटिंग में क्या क्या आएगा आपके सामने सब कुछ रखा हुआ है, इसके बारे में ही आपको पढ़ना पड़ेगा, सबके बारे में पढ़ाऊंगा। राइटिंग वगैरह सब आप सब तभी कर पाओगे जब आपको टेंस आएगा। टेंस से पहले भी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा, तो इसलिए मैं इस टेंस को स्टार्ट करने से पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच को खत्म करने के बाद आपको टेंसेस पढ़ाऊंगा। टेंसेस के बाद ही ये सब आप सीख सकते हो। इसलिए दो वीडियो तो आपको, मतलब दो टॉपिक तो आपको देखना ही देखना है। उसके बाद अगर आप ये वाला वीडियो कभी भी देखोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको इसके बाद से जो मेरी दो वीडियो आने वाली, मतलब कि दो टॉपिक पर वीडियो आने वाली हैं, उनको तो आपको जरूर देखना है, मस्ट वॉच। ओके, अब आगे आते हैं। तो सेक्शन बी में आपको राइटिंग सेक्शन में क्या क्या पढ़ना है आप देख सकते हो कि सबसे पहले तो आपको लेटर्स एंड एप्लीकेशंस, लेटर्स कैसे लिखा जाता है राइट करने के लिए आएगा। एप्लीकेशन भी कुछ दे सकता है, कुछ ना कुछ जरूर देगा, इन दोनों से हो सकता है दोनों दे दे, क्योंकि एंड लगा हुआ है, सिंपल है ना। तो मैं यहां पर आपको दोनों चीज बताऊंगा कि लेटर्स कैसे लिखते हैं, एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, और व्हाट इज डिफरेंट लेटर्स एंड एप्लीकेशन, दोनों में डिफरेंट क्या होता है, सब कुछ बताऊंगा। ओके, अब इसके बाद आता है, यहां पर देख सकते हो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स राइटिंग, जिसे हम ऐसे राइटिंग भी कह सकते हो। तो ऐसे राइटिंग हो गया, ये जो होगा आपको ऐसे लिखने के लिए आएगा, यानी किसी भी टॉपिक पर दे देगा, कोई टॉपिक दे देगा आपको, उस पर ऐसे लिखना हो। जैसे आपको दे दिया पोल्यूशन के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, हाँ यार कंट्री के बारे में दे दिया, तो ये सब किस में आएंगे बेटा, ये सब आएंगे आपका ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग वो कहा जाता है जो बड़े बड़े होते हैं, और ऐसे का जो छोटा रूप होता है उसको आप रख सकते हो ये रिपोर्ट या आर्टिकल में, ठीक है ना। ये छोटी चीज होती है प्रकार से, ये ऐसे का छोटा सा रूप होता है, खंड होता है छोटा सा, जो कि हमारा होता है आर्टिकल। आर्टिकल जो होते हैं हमेशा छोटे लिखे जाते हैं, बड़े नहीं होते, और सबसे बड़ा जो होता है वो ऐसे ही राइटिंग होती है जो सबसे बड़ी होती है, ये सबसे लॉन्ग और सबसे बड़ी होती है। क्लियर कट हुआ? ओके, अब इसके बाद यहां पर समझ आया। तो बस इतनी चीजें हैं बेटा आपके सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में आपको लेटर्स एंड एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना होगा, और मैं पढ़ाऊंगा सब कुछ, टेंशन मत लो। उसके बाद है यहाँ पर देख सकते हो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग, जिसे हम ऐसे राइटिंग भी कहते हैं। तो ऐसे राइटिंग समझ गया ना, ब्रैकेट मिलेगा ना ऐसे राइटिंग, इससे आप समझ जाओगे कि ऐसे राइटिंग क्या होता है। उसके बाद रिपोर्ट आर्टिकल्स, आर्टिकल राइटिंग, ये दोनों में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना, सब कुछ बताऊंगा। उसके बाद अगला जो सेक्शन आता है बेटा वो होता है सेक्शन सी, जिसका नाम है ग्रामर। ऊपर वाला ही ग्रामर के सिस्टम में आता है, मतलब जो ग्रामर में नहीं आता वो बेटा वो भी इंग्लिश ग्रामर में ही आता है, इसलिए उसको ग्रामर में रखा जाता है। भले यहाँ पर ग्रामर लिखा है, ये मेन ग्रामर शुरू होता है, वो भी ग्रामर ही है, उसको आप तभी कर सकते हो जब ये चीज आएगा। हालांकि अनसीन पैसेज को ग्रामर भी से नहीं रखा गया, क्योंकि एक प्रकार से राइटिंग होती है और वो लिटरेचर जैसी होती है, इसलिए उसको लिटरेचर माना जाता है। और दूसरा होता है आपका, दूसरा क्या था, दूसरा जो मैंने बताया ये राइटिंग वगैरह हो गया, ये सब कुछ जितना भी लिखने का काम है वो एक प्रकार से लिटरेचर वाला हो जाता है, जिसकी वजह से यहां पर इसने ग्रामर पोर्शन डाला, लेकिन वो भी ग्रामर के अंदर ही आता है, इसलिए आपको वो दोनों चीज भी मैं ही पढ़ाने वाला हूं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो यहां पर आप देख सकते हो सेक्शन सी में आपका ग्रामर आता है। क्या आता है? सेक्शन सी में आपके सामने देख सकते हो ये ग्रामर आ चुका है, और इस ग्रामर के अंदर आपको क्या क्या आएगा, तो मैं ये चीज शुरुआत करूंगा यहां से।
तो पहला आपके पास सामने पढ़ना होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। बेटा सबसे पहले आपको इस ग्रामर पोर्शन में क्या पढ़ना होगा, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, मैं इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा कि व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच, कितने होते हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होते हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन, ये सब क्या होते हैं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। फिर यहाँ पर मैंने लिखा है कि टेंस फॉर्म एंड यूजेज, यानी जो टेंस होता है, टेंस आपको आना चाहिए, इसलिए मैं पहले टेंस पढ़ाऊंगा और टेंस के बाद आपको उनकी फॉर्म कौन सी होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी होती हैं सब बताने वाला हूं, इनके यूजेस क्या होंगे वो भी बताया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको नरेशन क्या होता है ये भी बताऊंगा, हालांकि आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में भी, लेकिन मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगा, नरेशन अगर है तो पढ़ाना तो पड़ेगा ही। उसके बाद है यहाँ पर दी आर्टिकल्स, यहाँ पर जो आर्टिकल होते हैं ए एंड द, उनके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। वॉइस क्या होता है, वॉइस के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर वॉइस प्रिंसिपल की बात नहीं हो रही बेटा, यहाँ पर वॉइस प्रिंसिपल की बात नहीं की जा रही है, ये सेक्शन सी में जो ग्रामर चीज दिया गया है ये कोई सेक्शन मतलब कि नहीं, ये वॉइस जो है, वॉइस का मतलब यहाँ पर जो होता है इसको हिंदी में वाच्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, वाच्य बोलते हैं। इसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, ठीक है ना। और ये आर्टिकल्स तो जानते ही होंगे, आर्टिकल में आपको ए एन और इसके बाद आपको दा के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। कहाँ पे ए लगाते हैं, कहाँ पे एन लगाते हैं, कहाँ पे दा लगाते हैं, इन सभी से क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए इनके बारे में भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ओके ओके, अब इसके बाद आगे आते हैं, आगे की चीजों को देख समझते हैं आगे क्या इसमें पढ़ना है। इसके बाद आप देख सकते हो बेटा यहाँ पर आपको आगे क्या पढ़ना है, यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पर आपको पढ़ना है रिकॉर्डिंग ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पर रिकॉर्डिंग्स ऑफ द सेंटेंस, यानी कि जो यहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए था, रिकॉर्डिंग है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, रिकॉर्डिंग होना चाहिए था, यानी कि जो सेंटेंस होंगे उनको रिऑर्डर में रखना, वो होगा आपका यहाँ पर रिकॉर्डिंग सेंटेंस में। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो पंचुएशन, ये पंचुएशन मतलब समझते हो क्या होता है, ये पंचुएशन, पंचुएशन बेटा ये होता है कि किसी भी चीज का पंचुएशन करना, मतलब कि उसमें क्या अशुद्धियां हैं उसको शुद्ध रूप में लिखना। तो पंचुएशन आपके पास कुछ भी हो सकता है, हो सकता है आपके पास एक्टिव पैसिव कोई एग्जांपल दे दे एक्टिव का, या हो सकता है आपके सामने पैसिव का एग्जांपल दे दे, हो सकता है आपके सामने डायरेक्ट का कोई एग्जांपल दे दे, हो सकता है आपके पास इनडायरेक्ट का कोई एग्जांपल दे दे, या कोई अदर सेंटेंस दे दे, कुछ भी दे सकता है पंचुएशन में। समझ रहे हो बात को, तो पंचुएशन में कुछ भी दे सकता है, तो आपको पंचुएशन भी आना चाहिए। कितने नंबर का आएगा मैं अभी बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है ना। बात क्लियर हुई यहां तक? क्या यहां तक जो भी मैंने आपको बताया, क्या किसी भी चीज में कोई किसी भी तरह का दिक्कत हुआ क्या, बोलिए। अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगा ना, ओके। अब इसके बाद आपके सामने आ जाता है यहां पर ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसलेशन आप तभी कर सकते हो, इस ट्रांसलेशन को इधर समझते हैं। ट्रांसलेशन को बेटा आप तभी कर सकते हो, आप इस ट्रांसलेशन को आप तभी कर सकते हो जब आपको टेंस के बारे में ज्ञान होगा। किसके बारे में, टेंसेस के बारे में। अगर आपको टेंसेस के बारे में ज्ञान होगा तभी आप किसी भी चीज को हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पर जो आपको हिंदी से आपको इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन करने के लिए आएगा वो आप बेटा तभी कर सकते हो, आप तभी इस चीज को कर सकते हो जब आपको ट्रांसलेशन आएगा। तो आपको इसे सीखने से पहले आपको ट्रांसलेशन आना बहुत जरूरी है, और ट्रांसलेशन आने के लिए आपको टेंस आना बहुत जरूरी है। तो टेंस मैंने बताया ना, टेंस आने के लिए फिर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारी जो कहानी शुरू होगी अगली वीडियो पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू होगी। तो मुझे तो उम्मीद है कि यहां तक काफी बढ़िया तरीके से आप सब समझ में आ गया होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, आगे चलते हैं। ओके, अब इसके बाद हाँ, इसमें एक चीज और भी जानना है कि टेंस में अब बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैंने अभी बताया आपको, ये टेंस होता है। तो टेंस के अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि टेंस के जो मेन पार्ट्स होते हैं कितने होते हैं, आप बता सकते हो? जो टेंस के मेन पार्ट्स होते हैं आप बता सकते हो कि कितने होते हैं? बोलिए, कोई है जो बता सकता है? बताइए। कोई बता सकता है? कोई भी, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, कोई भी हमें ये बता दे कि ये जो मैंने बताया अभी कि टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। तो ये तो छोटी मोटी बात है, काफी लोगों को ये चीज पता भी होगी और बहुत से लोग होंगे जिन्हें नहीं पता होगी। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं बता ही देता हूं। तो बेटा जो टेंस होता है इसके मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? मुख्यतः जो है आपके 3 पार्ट्स होते हैं। तो आइए इसका थोड़ा सा
चार्ट हम बना ही लेते हैं। ये हो गया आपका टेंस। और टेंस के जो पार्ट्स होते हैं मैंने अभी बताया, इसके जो पार्ट्स होते हैं यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। इसकी स्टार्टिंग तो मैं करूंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा कुछ बता देता हूँ। टेंस के जो पार्ट्स होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं। ये हो गए इसके तीन पार्ट। कितने पार्ट्स हो गए? तीन। अब तीन पार्ट्स में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं वो भी देख लो। तो जो इसका पहला पार्ट आता है वो होता है प्रेजेंट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट। दूसरा जो पार्ट होता है इसका वो
विलोम शब्द मतलब ये होता है, जैसे मैं अभी आपसे पूछ लूं कि आकाश, तो आकाश का आप क्या बताओगे? आकाश का बोलोगे कि सर जी इसका तो पाताल होता है ना। तो उसी तरह से किसी भी चीज का जो होता है पर्यायवाची यानी सॉरी विलोम, जिसका उल्टा, जैसा हमें पता है कि दिन, तो दिन का क्या होता है? रात होता है। क्या होता है? रात। इसी को मैं अगर पूछूं इंग्लिश में तो डे का नाइट, तो ये हो गया इसका इंग्लिश में। ठीक उसी तरह से जाता है जिस तरह से आपका हिंदी में जाता है, ठीक ना। जैसे आपसे पूछ लो कि ब्लैक, ब्लैक, तो ब्लैक का क्या होगा? तो ब्लैक का आपका व्हाइट होगा। क्या होगा? व्हाइट। तो ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं? विलोम शब्द, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सभी क्या होते हैं आपके किस में आते हैं? सभी अपेंडिसेस के अंदर आते हैं, ठीक है ना। बात क्लियर हुई? तो यहां पर आपको समझ आया कि वर्ड ऑफन कंफ्यूज, जो हमें कंफ्यूज करते हैं। यहां पर आपके लिखा सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ये क्या होता है ये भी मैंने आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से बता दिया है। अब आप मुझे ये बताइए कि आपको इसमें दिक्कत कहां पे हुई? क्या आपको कहीं पर भी किसी भी तरह का दिक्कत हुआ? क्या नहीं दिक्कत हुआ होगा। अब इसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं, इसके बाद क्या आएगा इसमें? अभी इसमें और भी चीजें आएंगी, नहीं बस इतनी चीज आएंगी। इसके बाद आपका आगे आता है कि सिलेबस क्या होगा। इसमें जो हमने सिलेबस के बारे में पढ़ा है वो आपके सामने, तो मैं इसको अब कर देता हूं नाइट मोड, ताकि आपको थोड़ा सा बढ़िया तरीके से दिख जाए, ठीक है ना। तो अब आप यहां पर देख सकते हो कि मैंने जो जो चीजें बताई उन सभी का यहां पर आपके सामने एक बार फिर से सिलेबस आ चुका है, और क्या क्या है इसमें वो भी बताने वाला हूं। ये स्पेशली एक क्लास 10th की बुक का ही ग्रामर की जो बुक है उसी का एक फोटो मैंने खींच कर आया, जो जो भी आने वाला है, क्योंकि ये लेटेस्ट बुक थी और उसमें जो है वो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। तो देखिए सिलेबस में क्या क्या आपको पढ़ना है, सिलेबस में क्या क्या आपको पढ़ना है आप देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो न्यू सिलेबस लिखा है ना, न्यू सिलेबस प्रिस्क्राइब बाय माध्यमिक शिक्षा परिषद, यानी कि एकदम ये न्यू सिलेबस है, लिखा है ना न्यू सिलेबस। ओके, तो यहाँ पर देखो आपका जो जनरल इंग्लिश होती है क्लास 10th के लिए क्या क्या है वो आपके सामने है। तो मैंने जो अभी सेक्शन बांटा था वही सेक्शन यहाँ पर फिर से है, लेकिन इस बार सेक्शन में आपका नंबरिंग भी दिया गया है कि कौन सा नंबर कितने नंबर का आएगा। तो सेक्शन ए में आपको दिया गया है रीडिंग, जो कि कितने नंबर का आएगा बेटा? 10 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का आने वाला है। और 10 नंबर में कैसे 10 नंबर बनेंगे वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर लिखा है कि 1 लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाई 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप वोकैबुलरी बेस्ड लैंग्वेज बेस्ड ऑन क्वेश्चंस। यहां पर ये कह रहा है कि आपके यहां पर 1 लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाय 2 आंसर क्वेश्चंस एंड 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहां पर ये पहले कह रहा है कि इसमें आपके पास दो जो है बहुत ही छोटे छोटे, नहीं 2 लॉन्ग पैसेज। तो इसमें से जो लॉन्ग पैसेज है, एक लॉन्ग पैसेज लिखा है ना लॉन्ग, एक बहुत बड़ा पैसेज दिया जाएगा, इतना भी बड़ा नहीं दिया जाएगा जितना पैसेज होता है। उसमें 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उसमें से आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। कितने? 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, और दोनों क्वेश्चन 3 और 3 नंबर के होंगे, मतलब 6 नंबर के वो दोनों क्वेश्चंस हो जाएंगे। यही इसमें दिया गया है। तो 6 नंबर आपका वहां से बनेगा। उसके बाद आपके सामने वोकैबुलरी से क्वेश्चंस होंगे। वोकैबुलरी में आपका एंटोनिम्स सिनोनिम्स दोनों हो सकते हैं, दोनों में से हो सकता है एक एक क्वेश्चन दे दे, या दोनों में सिर्फ एंटोनिम्स के ही दे दे। तो यानी कि जो 2 क्वेश्चन बाकी के बचेंगे वो दोनों 2-2 नंबर के रहेंगे। तो इस तरह से अगर 2 और 2 नंबर के रहेंगे तो यहां से आपका 4 नंबर बन जाएगा, और 3 और 3 2 तो 3-3 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, तो 6 नंबर हो गया। टोटल आपका 10 नंबर यहां से ये बन जाएगा। तो ये जो 10 नंबर आने वाला है वो इस तरह से आएगा, यानी 2 तो आपके पास उस प्रश्न से क्वेश्चंस रहेंगे और 2 आपके एंटोनिम्स सिनोनिम्स पर रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास है सेक्शन बी राइटिंग में। तो राइटिंग में देखो लेटर्स एप्लीकेशंस राइटिंग में ये दोनों 4 नंबर के आएंगे। क्या आएंगे? 4 नंबर के होंगे। अब यहां पर लेटर भी हो सकता है या एप्लीकेशन, वो दोनों के दोनों एक ही जैसे होता है, तो जो भी देगा वो 4 नंबर का होगा। वाह क्या बात है, 4 नंबर का। फिर यहां पर देखो, यहां पर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आर्टिकल्स बेस्ड ऑन द गिवन वर्बल्स, तो यहां पर ये आपका जो होगा वो 6 नंबर का होगा, इसलिए ये भी आपको आना जरूरी है। तो यहां से भी टोटल 6 और 4 10, यानी ये भी आपका 10 नंबर का हो जाएगा। बताइए आपको यहां तक क्या किसी भी तरह का दिक्कत हुआ? क्या नहीं दिक्कत हुआ। उसके बाद आपका सेक्शन सी आता है। क्या आता है बेटा? यहां पर आपका सेक्शन सी आता है। अब ये सेक्शन सी क्या होता है ग्रामर में, जो भी अभी बताया था, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस सिलेबस, ठीक है ना, या इंग्लिश ग्रामर। तो यहां पर देखो 15 नंबर का आने वाला है आपका भैया सेक्शन सी से ग्रामर में। तो यहां पर आप देखो कि 10 क्वेश्चंस होंगे, 10 क्वेश्चंस होंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच पर रिलेटेड, टेंसेस पर या नरेशन पर, आर्टिकल्स पर, वॉइस पर,
रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस या फिर पंक्चुएशन, यानी कि इन सभी से किसी भी पार्ट से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस होंगे। हो सकता है कि सभी से एक एक दो दो रख दे, हो सकता है किसी एक को छोड़कर दूसरे से एक एक दो दो रख दे, लेकिन अब किस टॉपिक को छोड़ दे वो उस पर डिपेंड है। वैसे अगर यहाँ पर दिया तो सब में से पक्का वो एक एक जरूर देगा। तो यहाँ पर टोटल देखो कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच, 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक यहाँ पर है, जिसमें से वो 10 क्वेश्चन बनाएगा और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 10 नंबर तो यहाँ से पक्का। अब बहुत ही आसान है, अगर क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच आपको अगर तो वहां से 1 नंबर, आपको अगर ये रिकॉर्डिंग सेंटेंस आ गया तो 1 नंबर वहां से मिल गया, वॉइस आता है तो 1 नंबर वहां से, आर्टिकल आता है ये अंदर बिल्कुल सरल, वहां से आपको सब कुछ आने लगेगा, टेंशन मत लो। तो यहाँ से आपके 10 नंबर तो पक्का है। उसके बाद आगे आते हैं, अ वेरी शॉर्ट पैसेज इन हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए आएगा 5 नंबर का, यानी हिंदी में आपके पास एक क्या लिखा होगा, पैसेज, जिसको आपको इंग्लिश में लिखना होगा, उसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। दिस इज ट्रांसलेशन, यानी कोई एक पैसेज, जैसा छोटे छोटे ट्रांसलेशन पहले करते थे बचपन में, वहां जाता है वो खाता है, राहुल अपनी माँ के साथ बाजार घूमने जाता है, तो ऐसे सेंटेंस को एक साथ जोड़ देगा, कोई एक स्टोरी छोटी दे देगा, ठीक है ना, जो कि 5 लाइन की हो। कितने लाइन की? 5 लाइन की, लिखा ना 5 लाइन की, और 5 लाइन, प्रत्येक लाइन 1 नंबर की होगी, तो आपको वहां से 5 नंबर बन जाएगा। जैसे भी कह लो आप, जाहिर सी बात है, अगर वो 5 लाइन है तो पक्का वो 5 सेंटेंस बनाएगा और 5 नंबर का बनाएगा, और जो एक सेंटेंस 1 नंबर का होगा। तो जितने सेंटेंस आप सही करोगे उतने नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने पूरा सही कर लिया तो आपको तो फिर पूरा ही मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो टॉपिक मैंने जो भी सिलेबस के बारे में आपसे डिस्कस किया, ये बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। तो मैं एक बार आपको यहां से इस चीज को फिर से दिखा देता हूं कि आपका किस टॉपिक से कितना आएगा। तो सेक्शन ए रीडिंग से आपका 10 नंबर का आने वाला है, सेक्शन बी राइटिंग से आपका 10 नंबर का आने वाला है, उसके बाद आपका ग्रामर पोर्शन से टोटल 15 नंबर का आएगा। तो 15 नंबर में आपने देखा, क्या देखा कि आपका यहां पर 10 नंबर तो आपका रीडिंग सेक्शन से, 10 नंबर आपका राइटिंग सेक्शन से, और 15 नंबर यहां से, टोटल आपका 5 और 3 35 नंबर का तो यहीं से चाप के आने वाला है भैया। 35 नंबर आप सिर्फ इसी में से ले लोगे एकदम से चुटकियां बजाकर। और क्योंकि इसमें आपको फुल मिल सकता है, लेकिन आपको फर्स्ट पेपर लिटरेचर में आपको फुल नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें लिखने की चीजें होती हैं, कैसा भी लिखो थोड़ा बहुत नंबर कट जाता है। लेकिन इसमें अगर एकदम सही है तो उसमें नंबर कटने की कोई चांसेस नहीं, खास तौर से 15 नंबर में। इसमें आप 15 नंबर में आपके कहीं नहीं जाने वाले, तो उसके लिए आपको कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क करोगे, तब आपकी 10 नंबर आपके मुट्ठी में होंगे। तो बस आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आई होगी। तो बस आज की इस वीडियो को यहीं फिनिश करेंगे। ये था इस आपको जो पढ़ना है उस सिलेबस के बारे में डिस्कशन। अगली वीडियो आपकी आएगी पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम कौन सा स्पीच पहले जो है कि क्लियर करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बस आज की वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं आपसे जल्दी नए वीडियो के साथ, नए अंदाज में। तब तक के लिए जय।